पांचवा भाग स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में आजकल मैं आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुना रही हूं, जिसका नाम है नायक। आइए आज सुनते हैं नायक उपन्यास का पांचवा भाग। इधर भवानी कूचे में भी एक राजकुमारी थी, जिसका नाम नूतन था। वह हमारे कस्बे की अतीव सुंदरी थी। कम से कम रोशनपुर के हम सब लफंगे लड़कों का तो यही मानना था। विष्णु और नूतन एक दूसरे को प्यार करते थे। इस प्रणय के लिए सबकी स्वीकृति थी। नूतन ये सोच कर पुलकित हो उठती थी कि एक दिन वह उसकी परिणीता बनेगी। विष्णु के लिए जैसा सबने सोचा था, वैसा ही हुआ। उस मेधावी लड़के ने जिले भर में टॉप किया। प्रदेश भर में उसका तीसरा नंबर था। रोशनपुर के जिलाधिकारी ने उसे अपने हाथों से सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान किया। अखबार वालों ने उसका इंटरव्यू लिया। जिले के सबसे मेधावी लड़के की अखबार में तस्वीर भी छपी। उसके मैथ में पूरे 100 में से 100 नंबर आए थे। उसकी मेधा से सारा रोशनपुर गौरवान्वित हो उठा। नूतन का मन ये सब देख सुनकर पुलकित हो रहा था। हालांकि वह खुद बिल्कुल साधारण नंबरों से पास हुई थी, पर विष्णु की सफलता उसे अपनी सफलता जान पड़ रही थी। विष्णु 18 साल का वह सुदर्शन सा तरुण, जो उसके सपनों का राजकुमार था, उसे वह अपना दिल दे बैठी थी। एक दिन उसके साथ ही उसका विवाह होना है। ये बात वह अच्छी तरह से जानती थी। ये बात विष्णु भी जानता था। अखबार वालों ने पूछा, आपकी सफलता में किसका सहयोग रहा है, विष्णु जी? ये सुनकर 18 साल का वह शर्मीला सा लड़का एकदम से सकपका गया। किसी पत्रकार को साक्षात्कार देने का उसका ये पहला ही मौका था। अखबार वाले उसका फोटो लेने के अलावा उससे और भी बहुत सी बातें पूछेंगे, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। उस दिन बहुत सुबह, जबकि वह अभी बिस्तर से उठा भी नहीं था कि उसके मकान की कुंडी खड़क उठी थी। बाहर से किसी ने आवाज भी दी थी, विष्णु जी हैं क्या? कौन? दरवाजा खोलिए सर। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने कंधे पर एक कैमरा और एक बैग लिए एक नितांत अपरिचित व्यक्ति खड़ा मुस्करा रहा था। पत्रकारों का तो काम ही यही है, वे अपने मतलब की जगह पर पहुंच ही जाते हैं। आप कौन? एक अजनबी को सुबह सुबह अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर हठात विष्णु पूछ बैठा। उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि कोई उसकी फोटो लेने यूं सुबह सुबह उसके दरवाजे पर आ खड़ा होगा। उसके घर पर तो किसी अतिथि को बिठाने के लिए एक ढंग की कुर्सी भी नहीं थी। क्या आप ही विष्णु जी है? जवाब न देकर उसने ही पलट कर पूछा। जी हाँ, कहिए, मुझसे आपको क्या काम है? काम तो कुछ खास नहीं, बस आपसे 2 मिनट बातें करनी है। उसने कंधे से अपना बैग उतारते हुए कहा। जी हाँ, कहिए न, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो आपने ही जिले भर में टॉप किया है। आपके ही गणित में 100 में से 100 नंबर है। जी हाँ, लेकिन आप कौन? विष्णु की उत्सुकता अपनी चरम पर थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक नितांत अपरिचित व्यक्ति को उसके इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला टॉप करने पर भला क्या दिलचस्पी हो सकती है। मैं सीनियर पत्रकार हूँ, नूतन प्रभात, अखबार से आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। विष्णु तो ये सुनकर खुशी के मारे घबरा ही गया। इतने बड़े अखबार का सीनियर पत्रकार उसके द्वार पर खड़ा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करें। उसने कभी ऐसा सोचा भी तो नहीं था। थोड़ा सांस लेने के बाद उसने कहा, तब फिर चलिए सर, भवानी कूचा ही चलते हैं। वहीं प्रकाश नारायण सर के यहाँ बैठकर आपसे बातें करेंगे। वहीं आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। उस पत्रकार के ही स्कूटर में बैठकर विष्णु पातीराम कूचा से निकलकर भवानी कूचे की तरफ चल पड़ा। कचहरी रोड पर उसे कई लोगों ने जाते हुए देखा। वे सब सुबह सुबह ठंडी हवा में टहलने निकले थे। वे सभी बड़ी हैरानी में पड़ गए। बड़ा सा कैमरा लिए, कंधे पर बैग टांगे, इन सज्जन के साथ विष्णु इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बात धीरे धीरे सारे रोशनपुर में फैल गई थी।
जितने मुंह थे उतनी ही बातें हो रही थीं। कोई बोला, इस पजामा पहनने वाले लड़के की अखबार में फोटो छपेगी। भाई वाह, इसने तो कस्बे का नाम ही रोशन कर दिया है। जिसने भी सुना वह भवानी कूचे की तरफ दौड़ पड़ा। मास्टर प्रकाश नारायण की बैठक में इतनी सुबह सुबह अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। लग रहा था कि जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो। उसी बैठक में पत्रकार ने नूतन के ठीक सामने ही विष्णु से पहला प्रश्न किया था, आपकी इस सफलता में किसका हाथ है, विष्णु कुमार जी। प्रश्न सुनकर बेचारा विष्णु सकपका गया था। सफलता में किसका हाथ है, इसका उत्तर तो उसने सोचकर ही नहीं रखा था। वह इन सब बातों में नहीं था। वह तो बेचारा बहुत ही शर्मीला लड़का था। बेचारे ने ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर किसी तरह अपनी पढ़ाई की थी। उसके इस संघर्ष में नूतन और प्रकाश नारायण सर ने उसका कदमकदम पर साथ दिया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि पत्रकार के इस प्रश्न का वह क्या जवाब दे। वह हतबुद्धि सा उसकी तरफ देख रहा था। लाचारी से उसने एक बार नूतन की तरफ देखा था, फिर प्रकाश नारायण सर की तरफ। उसकी झिझक देखकर जवाब सर ने ही दिया। इसकी कड़ी मेहनत, तेज दिमाग और पढ़ने में इसकी रुचि ने ही इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है, मिस्टर पांडे। यानी शार्प माइंड, परसिवरेंस एंड इंटरेस्ट। नूतन प्रकाश के सीनियर पत्रकार मिस्टर रितेश पांडे जी ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तक विष्णु भी संभल गया था। उसमें भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने झिझकते हुए पत्रकार से कहा, पत्रकार साहब, ये सब सर की मेहरबानी का ही परिणाम है। इन्होंने बहुत ही मेहनत से हम सबको पढ़ाया है। ये सुनकर प्रकाश नारायण सर आनंद विभोर हो गए। उनका सीना जैसे गर्व से फूलकर दूना हो गया। पत्रकार ने प्रकाश नारायण की तरफ देखा। प्रकाश नारायण सर बोले, अध्यापक का काम ही मेहनत और लगन से अपने छात्रों को पढ़ाना है, उसके भविष्य का निर्माण करना है। लेकिन हर छात्र तो टॉप नहीं करता है। मैथ में 100 में 100 नंबर क्या सभी छात्रों के आते हैं? क्या इससे पहले भी आपने कभी ऐसी बात सुनी है? मैं ही इस कॉलेज में इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, ऐसा करिश्मा तो इससे पहले मैंने भी कभी नहीं देखा। यह इस छात्र की अपनी मेहनत व दिमाग का परिणाम है। हाँ, मैंने इसे उचित गाइडेंस जरूर दी है। मैंने इसकी प्रतिभा को निखारने में कोई कमी नहीं रखी है। हीरा तराशने से ही तो चमकता है। धूल की गर्द में छिपा रहे तो उसे कौन पूछता है। मेरा तो काम ही छात्रों का जीवन संवारना है। पर भगवान ने भी इसको बिल्कुल अलग ही दिमाग दिया है। इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मिस्टर पांडे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सचमुच, गणित में 100 में से 100 नंबर इसके पहले भी कभी किसी के आए हो, ये बात तो मेरी भी जानकारी में नहीं है। मैं भी 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये कहकर नूतन प्रकाश के सीनियर पत्रकार मिस्टर रितेश पांडे ने अपनी डायरी में कुछ नोट किया। फिर वे बोले, अच्छा तो अब आपकी एक दो फोटो भी हो जाएं विष्णु जी। और सर आपकी भी। मेरी क्यों? सर के लिए भी शायद ये पहला खास मौका था जब उनकी फोटो इतने बड़े अखबार के फ्रंट पृष्ठ पर छपने जा रही थी। जब उनके किसी छात्र ने उन्हें इस तरह गौरवान्वित किया था। वाह, वेदों में भी कहा गया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी पहले है। फिर आपने तो विष्णु जैसे रत्न को तराशा है। आपकी फोटो तो होनी ही चाहिए सर, रितेश जी ने कहा। इसके बाद विष्णु का फोटो अखबारों में छपा। हेडिंग थी, विष्णु कुमार जिले का टॉपर। लोग अब राह चलते हुए कहते, देखो वह जा रहा है अपने जिले का टॉपर। इसने तो कमाल ही कर दिया साहब। गणित में 100 में से 100 नंबर आज तक इस रोशनपुर में किसी के आए हैं भला? सचमुच विष्णु ने तो कमाल ही कर दिया था। उसने एक ऐसा इतिहास रच दिया था जो इससे पहले रोशनपुर में कभी नहीं लिखा गया था। ईश्वरीय प्रतिभा का जीवंत उदाहरण था वह। उनके इस कॉलेज का भी कोई लड़का जिला टॉप करेगा, इसकी तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सारे रोशनपुर में अब विष्णु की बहुत इज्जत होती। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को विष्णु जैसा ही बनने को कहता।
पर क्या सभी लोग विष्णु जैसे बन पाते हैं? सचमुच विष्णु जैसा आदमी तो इस रोशनपुर की धरती पर इकलौता ही पैदा हुआ था। तभी तो आज इतने दिनों बाद मुझे उसकी कहानी लिखनी पड़ी। गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होते ही फिर से कॉलेज खुले। ट्यूशन खोर अध्यापकों का धंधा फिर से पूरे जोर शोर से शुरू हो गया। प्रभुदयाल जी भी पूरी ताकत से इसका विरोध करने में जुट गए। रोशनपुर के छात्र छात्राएं भी इस आंदोलन को लेकर बहुत उत्साहित थे। उनके लिए यह एक नया अनुभव था। छात्र राजनीति में यह एक सकारात्मक चिंगारी प्रस्फुट हो चुकी थी। दयानंद इंटर कॉलेज से फूटी यह जागरूकता की चिन्हगारी अब गर्ल्स इंटर कॉलेज से लेकर सरस्वती डिग्री कॉलेज तक फैल चुकी थी। हर एक छात्र छात्रा अपने अधिकार को समझ चुका था और अब वह अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। सारे रोशनपुर में इस अभियान की चर्चा थी। जिसे देखो वह इसी के बारे में बात कर रहा था। अभिभावक भी इसमें जोर शोर से हिस्सा ले रहे थे। उनके लिए यह बड़ी खुशी की बात थी। आशुतोष ने एक दिन कहा भी, बाबूजी, आप क्यों बेकार में परेशान होते हैं? अध्यापकों में यदि ट्यूशनें पढ़ा कर धन कमाने की लालसा है तो उन्हें पढ़ाने दीजिए ना। सभी तो आजकल मनी माइंडेड हैं। फिर अध्यापकों को वेतन ही कितना मिलता है? इतने कम वेतन से उनका गुजारा भी तो नहीं होता होगा। तो मैं कब उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना करता हूँ। वे जरूर पढ़ाएं ट्यूशन, पर केवल उन्हें जो बच्चे स्वेच्छा से पढ़ना चाहें। लेकिन ये लोग तो बच्चों को प्रैक्टिकल में नंबर कम देने की धमकी देकर ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। आशुतोष बोला, बाबूजी, भ्रष्टाचार तो आजकल हर डिपार्टमेंट में है। कल भी था और हमेशा रहेगा। आप किस किस को देखने जाएंगे? आजकल तो सही काम करवाने के भी ऑफिसों में पैसे देने पड़ते हैं। अभी आपको राशन कार्ड बनवाना पड़े तो आपको सप्लाई ऑफिस के दसियों चक्कर काटने पड़ेंगे। पर अगर आप कुछ पैसे क्लिकों के हाथों में रख दीजिए तो तुरंत ही आपका काम हो जाएगा। कोई आपके घर चेकिंग करने भी नहीं आएगा कि आपके यहाँ कितने सदस्य हैं। बस यही बात तो हम सभी लोग सोचे बैठे हैं। इसलिए तो इतना करप्शन बढ़ता जा रहा है। हमारा देश पतन की ओर अग्रसर है और हम लोग आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। हमारे पूज्य नेताओं ने आजाद भारत को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे। महात्मा गांधी ने रामराज्य का सपना देखा था, परंतु क्या हुआ इस देश का? आज सब लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। अगर सभी की सोच तुम्हारी जैसी होगी तब तो अपना ये देश गर्त में जाएगा ही। आशुतोष बेचारा चुप हो गया। आखिरकार क्या बोले वह? इस भ्रष्ट समाज में बाबूजी जैसे कितने लोग होंगे जो कि केवल देश के हित के लिए सोचते होंगे। किसको इन बच्चों के चरित्र निर्माण को लेकर माथापच्ची करने की जरूरत है? पेंशनर होकर आदमी आराम करता है, चैन से दाल रोटी खाता है, सोचता है कि चलो बहुत मेहनत कर चुके हैं, अब ये बुढ़ापे के दिन पेंशन के सहारे आराम से काटेंगे। मगर बाबूजी आज और भी अधिक मेहनत करते हैं। घर घर जाकर कहते फिरते हैं, अरे साहब, आपका बच्चा तो आउटसाइड का है, फिर आप उसको ट्यूशन क्यों पढ़वा रहे हैं? उनकी बात सुनकर हर एक आदमी अपना अपना रोना रोने लगता। वे सबकी बात बड़े धैर्य से सुनते हैं। किसी किसी से कहते हैं, अरे तो क्या हुआ जो आपका बेटा अंग्रेजी में कमजोर है? आप उसे मेरे पास भेजिए। पढ़ाने की कोई ट्यूशन फीस नहीं लूंगा। मुझे विद्या कोई बेचनी थोड़े ही है। ये तो वह धन है कि जितना भी खर्च करो उतना ही बढ़ता है। देखिएगा ऐसी अंग्रेजी पढ़ाऊंगा कि उसके अंग्रेजी में ही सबसे अधिक नंबर आएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरी बहू प्रभा पढ़ा दिया करेगी। वाह, आजकल प्रभा भी तो बाबूजी के रंग में पूरी तरह से रंग गई है। उसे भी समाज को सुधारने की धुन लग गई है। उस दिन आशुतोष को बाजार में प्रकाश नारायण मिल गए थे। कुछ सब्जी वगैरह खरीद रहे थे। उसे देखते ही बोले, अरे आशुतोष बाबू, यह आपके बाबूजी को अचानक हो क्या गया है? उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक रहती है। क्यों, क्या हो गया है उन्हें?
अच्छे भले तो हैं। पलटकर आशुतोष बाबू ने उनसे ही पूछ लिया। अरे वह बात नहीं, वे भी किन बेकार की बातों को तूल दे रहे हैं आजकल। क्यों हम गरीब अध्यापकों के पेट में लात मारने पर तुले हैं, आपके बाबूजी? वाह, वे भला क्यों आपके पेट में लात मारेंगे? उन्हें भला आपसे क्या दुश्मनी है? टमाटर छांटते हुए वह बोले। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आशुतोष बाबू, कि वे तो बहुत ही व्यवहार कुशल इंसान हैं। पर इधर अचानक उन्हें न जाने क्या हो गया है कि बिना मतलब ही लड़कों से कहते फिर रहे हैं कि ट्यूशन मत पढ़ो। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर टीचर तुम लोगों का शोषण कर रहे हैं। तभी मैंने पूछा कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आपकी दया से स्वस्थ हैं। तो फिर यह सब अनर्गल बातें क्यों कहते फिरते हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं, इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही क्या है, प्रकाश जी? आप लोग भी तो बिना बात में ही बेचारे छात्रों का शोषण कर रहे हैं। वाह, बिना ट्यूशन के वे पास कैसे होंगे? विष्णु को ही देखिए, उसने जिले भर में टॉप किया है। मैंने ही उसे ट्यूशन दी थी। मैंने ही उस हीरे को तराशा है। आशुतोषा बाबू बोले, लेकिन आपके पढ़ाए हुए बहुत से लड़के फेल भी हो गए हैं, प्रकाश बाबू। उन्हें भी तो आपने ही तराशा था। उन लड़कों की बात छोड़िए, आशुतोष बाबू, वे भी कहीं पढ़ने वाले लड़के थे। किसी के दिमाग में जबरदस्ती तो कुछ ठूंसा नहीं जा सकता है। यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले लड़के तो बिना ट्यूशन के भी पास हो सकते हैं। क्लास में आप लोग कुछ तो पाते ही होंगे। आशुतोष बाबू के व्यंग से तिलमिलाकर रह गए प्रकाश नारायण। बोले, विष्णु की तरह आज तक रोशनपुर के किसी लड़के ने जिले में टॉप नहीं किया है। प्रदेश भर में उसकी तीसरी पोजीशन है। आपके बाबूजी के पढ़ाए किसी लड़के के अंग्रेजी में कभी क्या इतने नंबर आए हैं? अरे कभी नहीं। ऐसा कारनामा तो बस आप ही कर सकते हैं। आपकी लड़कियां तो अवश्य ही इंटर में टॉप करेगी, प्रकाश जी। आखिर होनहार बाप की बेटियां हैं ना? ये किस आदमी के मुंह लग गए थे प्रकाश नारायण? आखिरकार है तो उसी सन की बुढ़े का भतीजा। आज सुबह सुबह ही उनका सारा मूड खराब हो गया। उन्होंने तो सोचा था कि आशुतोष आजकल का लड़का है, आजकल का चलन समझता होगा, जाकर अपने ताऊजी को समझाएगा। पर जैसे प्रभुदयाल वैसा ही उनका भतीजा निकला। फिर भी चलते चलते बोले, आशुतोष बाबू, मैं तो प्रभुदयाल जी के भले के लिए ही कह रहा हूँ। आपके बाबूजी इस तरह से ट्यूशन पढ़ाने का विरोध न करें। सब की सब अध्यापक उनके दुश्मन हो जाएंगे। रुपयों की जरूरत आजकल किसे नहीं होती है। महंगाई तो देख ही रहे हैं आप, कैसी आसमान को छू रही है। इस महंगाई के जमाने में 3-3 बेटियों की शादी करना कितना मुश्किल काम है, ये तो मैं ही जानता हूँ। आपके बाबूजी की कोई संतान होती तो उन्हें मालूम पड़ता। आशुतोष बाबू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रकाश नारायण सर ने फिर कहा, सुना है आपकी वाइफ भी आजकल इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कितने दिन वे मुफ्त में ट्यूशनें पढ़ा लेंगी? हम लोगों की ट्यूशनें काटने के लिए ये सब चालबाजी अच्छी नहीं है आशुतोष बाबू। आशुतोष बाबू ने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वे बेमतलब ही बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। प्रकाश नारायण सदा ही विष्णु का गुणगान करते रहते थे। ये विष्णु तो उनका अघोषित दामाद ही था। ये बात रोशनपुर में कौन नहीं जानता था। बिन बाप के लड़के को उन्होंने अपने चंगुल में फांस रखा था। अपनी लड़की को भी उसे फुसलाने की खुली छूट दे रखी थी। घर का सारा कामकाज भी सब उसी के जिम्मे कर रखा था। बाजार से वही सौदा सुलभ लाता था। वही बेचारा चक्की से हर सप्ताह गेहूं पिसवा कर उनके यहाँ रखाता था। राशन की दुकान से भी तो सारा सामान यही विष्णु लेकर आता था। यही सब कुछ सोचते हुए आशुतोष बाबू का मन घृणा से भर उठा था। उसी दिन उन्होंने बाबूजी से यह बात कही थी। बाबूजी, आपको कुछ मालूम भी है कि इस रोशनपुर में आपके कितने विरोधी तैयार हो रहे हैं? बाबूजी बोले, अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वाह, तुमने तो आज बहुत अच्छी खबर सुनाई आशुतोष। अच्छी बात
सुनकर आशुतोष बाबू को जरा आश्चर्य हुआ। इसका मतलब शायद तुझे पता नहीं है, आशुतोष। इस बात का भी भला कोई मतलब है? आशुतोष को बाबूजी की बात सुनकर हैरानी हो रही थी। हाँ, है क्यों नहीं। किसी बड़े लेखक ने कहा है कि अगर तुम्हारे विरोधी बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम और भी अधिक ताकतवर होते जा रहे हो। कमजोर लोगों का तो इस दुनिया में कोई विरोधी नहीं करता है। उनका तो कोई विरोधी होता ही नहीं है। उनसे तो लोग जबरदस्ती अपनी बात मनवा ही लेते हैं। वाह, बिल्कुल ठीक बात है ये। महान लेखक की महान बात है ये। अफसोस कि उस दिन बाबूजी उस लेखक का नाम नहीं बता पाए थे। लेखक का नाम उनके दिमाग से उतर गया था। विवेकानंद जी ने भी तो एक दिन एक बड़े माके की बात कही थी कि तुम्हारा अहित एक दिन वही आदमी करेगा जिसकी कभी तुमने भलाई की होगी। दूसरे लोगों को तुमसे मतलब ही क्या है। बाबूजी सचमुच दिनों दिन ताकतवर होते जा रहे थे। वे शारीरिक रूप से भले कमजोर हो रहे हों पर मानसिक रूप से और भी अधिक मजबूत होते जा रहे थे। गांधी जी भी तो शरीर से दुबले पतले ही थे, पर उनकी इच्छा शक्ति इस्पात की तरह दृढ़ थी। तभी तो उन्होंने अंग्रेजों के लिए सीधा सीधा फरमान जारी कर दिया था, क्विट इंडिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हम लोग तुमको और सहन नहीं करेंगे। और फिर एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर हमेशा के लिए वापस इंग्लैंड लौट जाना पड़ा था। प्रभुदयाल सर फिर से कॉलेज में नियमित जाकर हिंदी और अंग्रेजी के पीरियड लेने लगे। जो कमजोर या निर्धन छात्र थे, उन्हें अपने घर पर निःशुल्क ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। फिर भी डराधमकाकर अन्य अध्यापक छात्रों को अपने यहाँ ट्यूशन करने को विवश कर ही देते थे। ये देखकर प्रभुदयाल ने अपना विरोध और तेज कर दिया था। उन्होंने नारा दिया, बंद करो, अब बंद करो, ये ट्यूशनबाजी बंद करो। उन्होंने उच्च शिक्षा अधिकारी से ट्यूशनें पढ़ाने वाले अध्यापकों की शिकायत कर दी। रोशनपुर के लोगों से भी अपील की कि वे इस पावन कार्य में उन्हें अधिक से अधिक सहयोग दें। उन्होंने सबको विश्वास दिलाया कि किसी भी छात्र को महज ट्यूशन न पढ़ने के कारण फेल नहीं होने दिया जाएगा। शक होने पर प्रिंसिपल साहब खुद उसकी कापियां दोबारा जांचेंगे। लोगों पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा था। धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या घट रही थी। कमलेश जी की निरंतर चेतावनी व सख्ती के कारण अब सब अध्यापक अपनी अपनी कक्षाओं में ठीक से पढ़ाने लगे थे। जिस दिन कोई अध्यापक क्लास में न पढ़ाकर धूप में कुर्सी डालकर आराम करता या गप मारता दिखता, लड़के ऑफिस में प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने पहुंच जाते थे। कमलेश जी भी तुरंत ही चपरासी भेजकर उस अध्यापक को तलब कर लेते और उसे सख्ती से अपने क्लास में जाने के लिए कहते। अध्यापकों को ये बात बहुत खलती। एक कम उम्र लड़का उन पर अपना हुक्म चला रहा है, पर इस सब के पीछे किसका हाथ है, वे यह बात भी भली भांति जानते थे। फिर वे ये भी जानते थे कि कमलेश की पहुंच कितनी दूर तक है। उसके खिलाफ विरोध करके वे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, खुद अपने ही हाथ जला बैठेंगे। इसलिए बेचारे दिल मसोस कर रह जाते। उस समय तक रोशनपुर में लड़कों के लिए एक भी डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं था जिसमें साइंस की पढ़ाई होती हो। इसलिए विष्णु को बीएससी करने के लिए महानगर जाना पड़ा था। प्रकाश नारायण सर ने ही शहर के अच्छे डिग्री कॉलेज से उसके लिए एडमिशन फॉर्म मंगवाया था। उसका एडमिशन करवाने के लिए वे खुद ही उसके साथ महानगर गए थे। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा था, अपने जिले के टॉपर को आपके कॉलेज में डाल रहा हूँ, सर। इसकी प्रदेश भर में तीसरी पोजीशन है। यह आपके कॉलेज का भी नाम रोशन करेगा। प्रिंसिपल साहब बोले, हाँ, अखबार में इसकी फोटो छपी थी। भला क्या नाम है इसका? विष्णु। हाँ हाँ, अब मुझे ठीक ठीक याद आया। इंटर में तो इस लड़के के गणित में 100 में 100 नंबर थे। मुझे तो यकीन है कि यह बीएससी में भी जिला टॉप करेगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ब्रिलियंट लड़के तो हर जगह ही चमकते हैं। हीरा क्या कभी अपनी चमक खोता है, सर? उस टॉपर लड़के को प्रिंसिपल साहब ने कई तरह की सहूलियतें दी।
हॉस्टल में कमरा दिया, लाइब्रेरी से अधिक किताबें ले जाने की सुविधा दी। ये लड़का अगर उनके कॉलेज में बीएससी करते हुए भी टॉप करे तो कितना अच्छा हो। सब लोग कहेंगे कि एसपीएस डिग्री कॉलेज के लड़के ने जिला टॉप किया है। इससे उनके कॉलेज का कितना नाम होगा। उनका सिर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। एसपीएस डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन उन्होंने एकांत में विष्णु को अपने ऑफिस में बुलाकर समझाया, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना। बीएससी में भी तुम्हें टॉप करना है। और देखो, कहीं कॉलेज की गंदी राजनीति में मत पड़ जाना। ये तो कॉलेज के लफंगे लड़कों का पेशा है। चुनाव लड़ना और नेतागिरी करना, टीचरों पर रौब गांठना और पब्लिक से चंदा मांगकर उन्हें परेशान करना। स्कूल कॉलेज तो सरस्वती के मंदिर होते हैं। यहाँ नेतागिरी का क्या काम? ये तो आवारा लड़कों का काम है। तुम जैसे मेधावी लड़कों के लिए तो बस पढ़ाई ही सर्वोपरि है। मेरी यह बात हमेशा याद रखना, तभी तुम कुछ बन सकोगे। तभी इस कॉलेज और देश का नाम कर सकोगे। मुझे तुमसे बड़ी आशाएं हैं, बेटा। तुम्हारे गुरु तुम्हें मुझे सौंप कर गए हैं, उनका भी मान रखना। विष्णु बोला, सर आप निश्चिंत रहिए। कॉलेज की राजनीति में मेरी भी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब तो खुद मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो यहाँ रहकर अपने रोशनपुर का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, सर। मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए मेरी माँ को दिन रात दूसरों के यहाँ कामकाज करना पड़ता है। अगर प्रकाश नारायण सर मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी भी इस कॉलेज तक नहीं पहुँच पाता। मैं आप लोगों का सिर कभी नहीं झुकने दूंगा, सर। मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। प्रिंसिपल साहब उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, बेटा, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। मुझे विश्वास है कि तुम बीएससी में भी जिला टॉप करोगे। इस एसपीएस कॉलेज का नाम रोशन करोगे। और देखना, एक दिन तुम इस देश का नाम भी रोशन करोगे। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, बेटा। अपने ऊपर प्रिंसिपल सर का इतना विश्वास देखकर विष्णु डर सा जाता। वह बड़ी श्रद्धा से झुककर उनके चरण स्पर्श करता, कहता, आशीर्वाद दीजिए, सर, कि कभी मेरा विश्वास गुरुजनों से डिगने न पाए। यहाँ तक भी मैं अपने गुरुजनों की कृपा से ही पहुँचा हूँ। प्रकाश नारायण सर ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं क्या कभी उनके उपकारों से उऋण हो पाऊंगा? मैं तो मरकर भी कभी उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। यहाँ तो आप ही मेरे अभिभावक है, सर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। एक दिन इस देश का नाम रोशन करो। तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। उसको गले से लगाते हुए प्रिंसिपल साहब गदगद हो गए। उस दिन इतना सब कहने के लिए ही खास तौर से उन्होंने विष्णु को अपने ऑफिस में बुलाया था। कॉलेज में चुनाव का माहौल गरमाने लगा था, इसलिए सर ने सोचा था कि छोटे से शहर से आया यह मेवाड़ी लड़का इन खुराफाती छात्रों की साजिश का शिकार न हो जाए। इन लोगों के साथ घूम घूम कर कहीं गलत रास्ता न पकड़ ले। रोशनपुर में न तो लड़कों का कोई डिग्री कॉलेज है और न ही छात्रों की यह गंदी राजनीति। उसी छोटे से शहर से यह बेचारा गरीब लड़का आया है, जिसने इंटर की परीक्षा में अपने जिले में टॉप किया है। कहीं यहाँ आकर इसे भी इलेक्शन की हवा न लग जाए। यहाँ के लोफर छात्र कहीं इसे भी शराब, सिगरेट और जुए की लत न लगा दें। कहीं इसको भी चुनाव लड़ने के लिए न उकसाने लगें। यही सब बातें सोचकर उन्होंने एक बार उसे आगाह कर देना ही उचित समझा था। विष्णु बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। मैं आप लोगों के विश्वास को कभी भी ठेस नहीं लगने दूंगा। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ। लेकिन इस संसार में इंसान जो कुछ भी सोचता है, ठीक सब कुछ वैसा ही तो नहीं होता है। या जो वह हमेशा कहता है, ठीक वही करता भी है। यह पतन के रास्ते पर जाने से कोई किसी को रोक पाया है? प्रकाश नारायण जी ने जो कुछ भी सोच रखा था, क्या अंत में वही सब कुछ हुआ? क्या जिंदगी सचमुच ही एक सोचे समझे सीधे रास्ते पर चलती है?
विष्णु एक छोटे से शहर गरीब का लड़का था। बेचारे के पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। माँ दूसरों के घरों में दिन रात काम करके किसी तरह अपनी और उसकी परवरिश कर रही थी। बेचारी गरीब माँ हमेशा यही सोचती रहती थी कि एक दिन जब उसका विष्णु पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो वह भी उसके सहारे 2-4 दिन सुख से काट लेंगी। लेकिन विष्णु एक दिन इतना बदल जाएगा, तब ये बात किसे मालूम थी। मैं आज उसी विष्णु की कहानी लिखने बैठा हूँ। दीपक ने ही बिट्टो बुआ के कमरे में बैठे बैठे उस दिन मुझे सारी कहानी सिलसिलेवार सुनाई थी। उस दिन बहुत सुबह सुबह ही जब विष्णु प्रकाश नारायण सर के साथ तैयार होकर महानगर को प्रस्थान करने वाला था कि उसी समय आंख का इशारा करके नूतन ने उसे अपने पास बुला लिया था। विष्णु उससे दूर महानगर जा रहा था, इसलिए वह बेहद उदास थी। विष्णु बोला, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा तो एकदम से पीला पड़ गया है, नूतन। तुम क्या अंदर के कमरे में बैठी बैठी रो रही थी? लेकिन नूतन ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आंखों में आए आंसू किसी तरह जब्त करके वह बोली, वहां जाकर पत्र तो लिखोगे ना? जाते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगे, विष्णु? विष्णु उसकी मनोदशा समझ रहा था। वो खुद ही उससे दूर रहने के एहसास से व्यथित था। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हो, नूतन? मैं क्या हमेशा के लिए जा रहा हूँ? पढ़ लिख कर इंसान बन सकूं, इसीलिए तो जा रहा हूँ। सर की भी तो यही इच्छा है। अच्छी नौकरी होगी तभी तो मैं तुम्हें सम्मान से रख सकूंगा। देखना एक दिन मैं तुम्हारे लायक बनकर ही वापस लौटूंगा। नूतन की आंखों से लगातार आंसू निकलकर उसके गालों को भिगो रहे थे। वो इस समय बहुत ही उदास थी। उसे इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह अजीब सी बेचैनी अनुभव कर रही थी। विष्णु महानगर चला जाएगा तो कैसे उसके दिन कटेंगे? उसे देखे बिना अब तो उसे चैन ही नहीं पड़ता था। ये तुम क्या कर रही हो, नूतन? अगर तुम यूं ही रोती रही तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर जा पाऊंगा? मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व मान लिया है, विष्णु। देखो तुम मुझे कभी धोखा मत देना। उसकी बात सुनकर विष्णु हतप्रभ रह गया। वो नूतन को अपनी तरफ खींचकर बोला, ऐसा क्यों कहती हो? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? मुझ पर विश्वास नहीं है। तुम्हारे बिना मैं ही कैसे रह पाऊंगा? और अगर तुम यूं ही रोओगी, तो मैं जाऊंगा ही नहीं। चलो मैं नहीं जाता, अब तो खुश। कहता कहता विष्णु वहीं पूरी बेफिक्री से उसका हाथ थाम कर बैठ गया। जैसे महानगर जाने का कार्यक्रम उसने सचमुच ही स्थगित कर दिया हो। नहीं, नहीं, तुम्हारे न जाने से भी कैसे चलेगा, विष्णु? सचमुच मैं भी कैसी पागल हूँ, जाते समय अशगुन कर रही हूँ। जाओ विष्णु, लेकिन अपने शब्द याद रखना। हर सप्ताह पत्र लिखना। मैं यहाँ पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। तो तुम जरा मुस्करा दो। शहर से कुछ बनकर लौटना, विष्णु। मैं तुम्हारा अपनी आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। नूतन मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, हाँ, हाँ, मैं जरूर लौटूंगा नूतन। एक दिन तुम्हें कुछ बनकर दिखाऊंगा। उस दिन तुम्हें मुझ पर अभिमान होगा। मेरी जिंदगी हमेशा ही ऐसी नहीं रहेगी। और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, विष्णु। सच? हाँ विष्णु, सचमुच। हाँ, सचमुच विष्णु। विष्णु ने उसे खींचकर अपने से सटा लिया। दोनों के होंठ आपस में मिल गए। उनके दिल भावावेश में जोरों से धड़क रहे थे। वे दोनों जन्म जन्मांतर तक यूं ही एक दूसरे में सिमटे रहना चाहते थे। ये सुख उनकी कल्पना से भी अधिक आनंददायक था। प्रकाश नारायण सर बाहर खड़े थे। बाहर खड़े खड़े वे सोच रहे थे कि एक दिन तो इन दोनों को एक होना ही है। बातें करने देने में हर्ज ही क्या है? पर अभी तक उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा था। पर दोनों नासमझ तो नहीं थे। इतना तो समझ ही रहे थे कि एक दिन उन्हें पति पत्नी बनना है। इसलिए तो आज नूतन को विष्णु के लिए इतनी चिंता हो रही थी। उसका अपने से दूर जाना उसे अखर रहा था। यूं ही विष्णु के सीने से लगेलगे नूतन बोली,
मेरे मुस्करा कर विदा करने से क्या तुम खूब खुश रहोगे, विष्णु? मुझे हमेशा याद रखोगे। हाँ, तुमको हंसता हुआ देख कर जाऊंगा तो मुझको बहुत सुकून मिलेगा। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचूंगा तो तुम्हारा मुस्कराता हुआ चेहरा ही मेरी आंखों के सामने आएगा। सुनकर नूतन वाकई मुस्करा दी। उसे आज एहसास हुआ कि सचमुच विष्णु भी उसे बहुत प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं सकता है। मन में यह एहसास होते ही उसका चेहरा क्षण भर में ही कुंदन सा दमक उठा। वह न जाने क्यों लजा गई। तभी प्रकाश नारायण ने बाहर से आवाज लगाई, चलो विष्णु बेटा, अब अधिक देर मत करो, ट्रेन का समय हो गया है। नूतन भी बोली, हाँ हाँ, अब तुम जाओ। देखो, पिताजी बाहर आवाज लगा रहे हैं, कहीं तुम्हारी ट्रेन वाकई में ही न छूट जाए। शंकर बोला, छूट जाए तो अच्छा ही है, एक दिन के लिए महानगर जाना और टल जाएगा, तो इससे क्या होगा, एक दिन तुम और मेरी नजरों के सामने रहोगी। सुनकर नूतन जरा लजाकर बोली, न बाबा न, अब जाओ तुम, मैं यहाँ तुम्हारे लौट आने का इंतजार करूंगी। आज से मैं हर सोमवार को तुम्हारे लिए व्रत रखा करूंगी। वह क्यों? सुनकर विष्णु को बड़ी हैरानी हुई। जिससे तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनो और क्या नूतन, और मेरे पास ही वापस लौटो। भगवान तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। क्यों नहीं, उनसे जो भी सच्चे मन से मांगो, वे अवश्य देते हैं। फिर तुम तो इतने प्रतिभाशाली हो, एक न एक दिन जरूर बहुत बड़े आदमी बनोगे। इतनी सुबह सुबह 5 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर वे दोनों महानगर के लिए रवाना हुए थे। विष्णु पहली बार महानगर आया था। उस नगर की विशाल सड़कों को उसने पहली बार देखा था। महानगर की बहुमंजिली इमारतों को वह ठगा सा देख रहा था। बस, कारों, स्कूटरों की लाइनें, हजारों आदमियों की भीड़, मशीन की तरह भगाते लोग। यहाँ उसके रोशनपुर की तरह कुछ भी सुस्त रफ्तार में नहीं था। कैसे रहेगा वह इस महानगर में? मन ही मन वह यही सोच रहा था। उसका ये भोला प्रश्न सुनकर प्रकाश नारायण सर उसकी मासूमियत पर मुस्करा दिए थे। बोले, परेशान क्यों हो रहे हो? ये लाखों लोग जिस तरह से यहाँ रहते हैं, वैसे ही तुम भी रहोगे। ये सब तुम पहली बार देख रहे हो न, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ ही दिनों में तुम्हें भी इस शहर की आदत पड़ जाएगी। यहीं की आबोहवा में तुम ढल जाओगे। महानगर का एसपीएस डिग्री कॉलेज भी अपने आप में एक ही था। शानदार 2 मंजिली इमारत थी उसकी। इसी शानदार कॉलेज में पढ़ेगा वह। यही सोचकर उसका मन पुलकित हो रहा था। प्रकाश नारायण सर ने उससे कहा, यह इस महानगर का सबसे अच्छा और महंगा कॉलेज है, विष्णु। इस कॉलेज में पढ़ने का लोग सपना संजोए रहते हैं। इसी कॉलेज से एक दिन मैंने भी एमएससी किया था। इसकी लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं। तुम खूब मन लगाकर पढ़ना विष्णु। यही सब बातें करते करते वे प्रिंसिपल ऑफिस तक जा पहुंचे। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाकर उन्होंने देखा कि किसी एमसी गुप्ता के नाम की नेम प्लेट लगी हुई है। इतने दिनों में कॉलेज के प्रिंसिपल बदल गए थे। पहले यहाँ के प्रिंसिपल आर.के. सिन्हा हुआ करते थे। उन्हें एमएससी किए हुए भी तो जमाना बीत गया है। यही सब सोचकर वे मग्न भाव से मुस्कुराने लगे। कॉलेज के विशाल प्रांगण में दसियों लड़के लड़कियां रंग बिरंगे कपड़े पहने आपस में बातचीत कर रहे थे। उस समय विष्णु को अपने कपड़े एकाएक बहुत ही भद्दे लगने लगे थे। अब तक किस किस तरह का फैशन चल चुका था, यह उसे कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला था। बेचारा बिना बाप का लड़का था। किसी तरह माँ दूसरों के कपड़ों की सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। वो खुद भी ट्यूशने कर करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। उसे भला पढ़ाई के अलावा इन सब बातों के लिए सोचने की फुर्सत ही कब मिलती थी। इतने सालों बाद मुझे रोशनपुर के बाशिंदों को लेकर भी एक उपन्यास लिखना पड़ेगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल मेरे एक प्रकाशक मित्र मुझसे लगातार एक उपन्यास लिखने का आग्रह कर रहे थे। पर उपन्यास लिख सकूं इतना समय ही मेरे पास कहाँ था।
उपन्यास लिखने में कई तरह की समस्याएं और जिम्मेदारियां रहती हैं। ये बात मैं बखूबी जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हें टाल रहा था। ठीक उसी समय मुझे शंकर का पत्र मिला कि उसके बेटे की शादी है, जरूर आना। मैंने भी सोचा कि चलो इतने दिनों बाद आज रोशनपुर जाने का सही मौका मिला है तो एक बार हो ही आऊं। पुराने दोस्तों से मिलने का मन भी था, पर वहां जाकर इतना कुछ जानने को मिलेगा, किसे मालूम था। आज सोचता हूँ कि अगर उस दिन शंकर के बुलाने पर मैं रोशनपुर न गया होता, तो क्या मैं यह उपन्यास लिख पाता। सारी कहानी मैंने अपने बचपन के मित्र दीपक के मुंह से ही सुनी थी। उन्हीं बिट्टो बुआ के कमरे में बैठकर, जिससे बचपन में मैंने न जाने कितनी कहानियां सुनी थीं। नूतन की जिंदगी इस तरह भी करवट ले सकती है, मुझे पता ही नहीं था। मैं जब भी कभी रोशनपुर की इस अतीव सुंदरी के बारे में सोचता तो यही कल्पना करता कि वो विष्णु के साथ शादी करके किसी बड़े से शहर में खुशहाल जीवन काट रही होगी। अब तक शायद विष्णु किसी शहर का डीएम होगा या फिर किसी अन्य ऊंचे पद पर विराजमान होगा। नूतन के पास जीवन की सारी सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। वाह, जीवन में जो चाहो वही मिल जाए, तब जिंदगी कितनी सुखद हो जाती है। विष्णु ने अपने जीवन में बहुत दुख सहे थे। चलो, अब वो एक खुशहाल जीवन काट रहा होगा, ये सोचकर मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी वह नहीं है जो हम कल्पना करते हैं। जिंदगी तो एक सच्चाई है। इसलिए अब ये कहानी मुझे शुरू से ही सुनानी पड़ेगी। यही कहानी सुनाने का नियम भी है। पर इतने साल में रोशनपुर से बाहर था ना, इसलिए इस बीच क्या क्या घट गया था, मुझे मालूम ही नहीं था। तभी तो सारी कहानी मैं दीपक के मुंह से सुनकर अवाक रह गया था। प्रकाश नारायण सर ने विष्णु के लिए क्या कुछ नहीं किया था, ये बात सारा रोशनपुर जानता था। सर ने खुद ही एक दिन उसे अपने साथ ले जाकर महानगर के सबसे अच्छे एसपीएस डिग्री कॉलेज में उसका एडमिशन कराया था। किताबें कापियां खरीद कर दी थीं। 2 जोड़ी अच्छे कपड़े भी सिलवा दिए थे। कपड़े लत्ते ले जाने के लिए एक अच्छा सा सूटकेस भी खरीद दिया था। सोचा था कि वह पहली बार इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने में जा रहा है, उसे किसी बात को लेकर डिप्रेशन न हो। उसके मन में अपनी गरीबी को लेकर किसी तरह की हीन भावना न पनपे। कॉलेज के और लड़के उसके रहन सहन का मजाक न उड़ाएं। ये बात हम सब लोग जानते थे कि विष्णु बहुत ही गरीब घर का लड़का है। उसकी माँ दिन रात दूसरों का काम करके किसी तरह से घर का खर्चा चलाती हैं। विष्णु को इतनी महंगी शिक्षा दिलवाना उनके बस की बात नहीं थी। पढ़ाई लिखाई के लिए सारे पैसे प्रकाश नारायण सर को ही भेजने पड़ते थे। कभी कभी विष्णु का अचानक पत्र आ जाता, सर, 50 रुपयों की बहुत जरूरत पड़ गई है, कृपा करके जल्दी भेज दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उसी दिन प्रकाश नारायण सर डाकखाने में जाकर उसे 50 रुपयों का मनी ऑर्डर करते। लड़का बेचारा परदेश में पड़ा है, न जाने क्या जरूरत आन पड़ी है। कहीं बीमार न पड़ गया हो। परदेश में किससे रुपए मांगता फिरेगा। यहाँ रहकर तो वह खुद भी ट्यूशने पढ़ा कर जैसे तैसे अपना खर्चा चला लेता था। पर परदेश में उसके पास रुपए कमाने का कोई साधन भी तो नहीं था। दरअसल प्रकाश नारायण सर ने ही विष्णु को शहर में ट्यूशने पढ़ाने से मना कर दिया था। विष्णु ट्यूशने पढ़ाने में अपना कीमती समय बर्बाद करे, उन्हें गवारा नहीं था। वे तो चाहते थे कि विष्णु बीएससी में भी इंटर की तरह जिला टॉप करे। वो अपना सारा समय और मेहनत अपनी पढ़ाई पर ही लगाए। विष्णु थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता, लेकिन सर, मैं अगर ट्यूशने नहीं पढ़ाऊंगा तो कॉलेज की फीस कैसे भरूंगा। माँ तो घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चला पाती हैं। अब तो वे बेचारी बीमार भी रहने लगी हैं। इतना काम भी उनसे नहीं हो पाता है। आप तो हमारे घर की हालत जानते ही हैं, सर। सर कहते, इन सब बातों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेटा। तुम तो बस खूब मन लगा कर पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। पढ़ लिख कर तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनो, बस यही मेरी इच्छा है।
विष्णु बहुत ही कृतज्ञ भाव से सर को देखता रहता। उसने कभी भगवान को तो नहीं देखा था और न ही वो कभी पूजा पाठ करता था, पर प्रकाश नारायण सर को देखकर हमेशा उसे ऐसा लगता कि इस दुनिया में तो सर ही उसके लिए भगवान हैं। उसका सिर हमेशा उनके सामने श्रद्धा से झुका रहता। तब नूतन के नाम हर सप्ताह पत्र आते थे। पत्र पाकर उसका चेहरा खिल उठता। दिन भर में वह न जाने कितनी बार उस पत्र को पढ़ती, फिर भी उसे तृप्ति नहीं मिलती थी। वो हमेशा भविष्य के सुखद सपनों में खोई रहती थी। कैसी पागल लड़की थी वह, सचमुच एकदम ही पागल। अपनी छोटी बहन से कहती, देख सुम्मी, आज अटारी पर सुबह सुबह कौवा बोल गया है न, आज जरूर मेरे नाम कोई चिट्ठी आएगी। लेकिन सुम्मी को उसकी चिट्ठी विट्ठी में कोई अधिक दिलचस्पी नहीं रहती थी। वह चिढ़कर कहती, ओ दीदी, तुझे तो बस रोज रोज अपनी चिट्ठी की ही पड़ी रहती है। सुनकर नूतन बहुत नाराज हो जाती, कहती, क्यों क्यों न पड़ी रहे आख्या। देखना जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम भी इसी तरह किसी के पत्र का इंतजार किया करोगी। सुम्मी लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। इन सब बातों के लिए अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी। वो बस बड़ी बड़ी आंखें करके शरारत से हंसती रहती। कभी भी पूछ भी बैठती, अच्छा तो वो विष्णु भैया कौन है तुम्हारे? तुम्हारे दूल्हा। धत धत, बेशर्म लड़की, तुझे जरा भी शर्म नहीं? तुझसे किसने यह बात कही? वाह री, आजकल तो खूब चटर पटर बोलने लगी है तू। फिर जरा उसे अपने से चिपकाती हुए पूछती, बता कैसा लगता है वह तुझे? अच्छा है न? अच्छा क्या, जब भी यहाँ आता है तो चपर चपर करके खाता ही रहता है। चाय यहाँ पिएगा, नाश्ता यहाँ करेगा, खाना भी यहीं खाएगा। मुझे तो दीदी, शंकर भैया अच्छे लगते थे, पता नहीं वे अब कहाँ चले गए। बस कभी कभार ही आते थे और मेरे लिए खूब सारी टाफियां लाते थे। दीदी सुनो, तुम शंकर भैया से ही शादी करो ना। सुम्मी की बातें सुनकर नूतन जलभुन जाती। छी छी, उस लफंगे का नाम भी मत लेना मेरे सामने। अच्छा ही हुआ कि वो लफंगा खुद ही कहीं भाग गया। मवाली कहीं का। तुम देखना सुम्मी, विष्णु भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तब उसके पास भी बहुत सारे रुपए होंगे। तब मैं उसके साथ कार में बैठकर घूमा करूंगी। उस दिन वो तुम्हारे लिए भी खूब सारी चॉकलेट्स लेकर आएगा। चॉकलेट ही क्यों, उस दिन जो भी तू उससे मांगेगी वह देगा। पर देख सुम्मी, तू जरा बाहर जाकर खेल तो। पोस्टमैन अंकल अगर मेरी कोई चिट्ठी लेकर आए तो सीधे मुझे ही देना लाकर। समझी कुछ? सुम्मी लेकिन जाती नहीं। थोड़ा अकड़ कर कहती, मैं तो लेकिन बड़ी होकर शंकर भैया से ही शादी करूंगी। मुझे तो वही अच्छे लगते हैं। हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहने रहते थे। सब लोग उनसे डरते भी थे। हाँ हाँ, करना तू उसी लफंगे से शादी। तुझे कौन रोक रहा है नानी? पहले बड़ी तो हो। तुम्हें मालूम है दीदी कि शंकर भैया कहाँ चले गए हैं? अब वे अपने घर आते क्यों नहीं हैं? मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ मर गया है जाकर। यहाँ रहता तो उसे पुलिस नहीं पकड़ ले जाती। अच्छा हुआ कि कहीं भाग गया। चैन तो मिला। तो क्या अब शंकर भैया कभी लौटकर नहीं आएंगे दीदी? मुझे क्या मालूम, ना आए तभी ठीक है। चल अब जा तो सही, जाकर बाहर खेल। अगर तू चिट्ठी लाकर सीधे मुझे देगी तो मैं तुझे 2 टाफियां दूंगी। 2 टाफियों का लालच पाकर सुम्मी बाहर जाकर खेलने लगती। पोस्टमैन आता तो उससे पूछती भी, पोस्टमैन अंकल, दीदी की कोई चिट्ठी तो नहीं है? दीदी? वह कौन? तुम किसकी बिटिया हो, छुटकी? पोस्टमैन हंसते हुए पूछता, मास्टर जी की। मास्टर प्रकाश नारायण की। हाँ, कोई चिट्ठी है दीदी की। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? पोस्टमैन पूछता। उसे उसकी पटर पटर बातों में मजा आ रहा था। नूतन दीदी। सुनकर हंस देता पोस्टमैन। लड़की ने यूं ही पूछ लिया होगा, छोटी सी ही तो है। नहीं बिटिया, मास्टर साहब की तो कोई चिट्ठी नहीं है। और मेरी दीदी की, तुम्हारी दीदी की भी कोई चिट्ठी नहीं है बिटिया।
सुनकर सुम्मी अवाक रह जाती। सुबह घर की छत पर कौवा कांव कांव बोला था, लेकिन तब भी दीदी की चिट्ठी नहीं आई। कहाँ रह गई दीदी की चिट्ठी, या कि कौवा ही झूठा था? खैर ना आए चिट्ठी, उसको क्या, उसको तो हमेशा दीदी से 2 टाफियां मिलती हैं, चिट्ठी आने पर भी और ना आने पर भी। उसे तो बस चिट्ठी आने पर जाकर ठीक दीदी के हाथ में उसे पकड़ानी पड़ती है। लेकिन एक दिन भरी दोपहरी में आकर किसी ने प्रकाश नारायण सर का दरवाजा खटखटाया। कौन? पोस्टमैन। नूतन दौड़ी दौड़ी बाहर आई। यहाँ कोई नूतन रहती है, बिटिया? हाँ, मैं ही नूतन हूँ। कोई चिट्ठी है क्या, अंकल जी? पोस्टमैन सिर हिलाकर मुस्करा दिया। हाँ, चिट्ठी ही थी, विष्णु की चिट्ठी। पोस्टमैन ने उसे दे दी। पोस्टमैन बोला, एक गिलास पानी पिलाओगी, बिटिया? कितनी गर्मी है। हाँ, हाँ, क्यों नहीं अंकल जी। आप जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। पोस्टमैन वहीं चबूतरे पर पड़ी कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में नूतन पानी के गिलास के साथ ही एक तस्तरी में पेठे का एक टुकड़ा लिए लौटी। अरे वाह बिटिया रानी, तुमने तो मुंह भी मीठा करवा दिया। जीती रहो। नूतन खड़ी मुस्कराती रही। अच्छा, क्या वह तुम्हारी छोटी बहन है, जो हमेशा मुझसे तुम्हारा पत्र मांगा करती है? पानी पीने के बाद पोस्टमैन को कुछ ध्यान आया तो उसने पूछ लिया। जी अंकल जी, पत्र उसी को दे दिया करें। नूतन ने कुछ शर्माते हुए कहा। ठीक है बिटिया, दे दिया करेंगे। वह तो बहुत प्यारी बच्ची है, खूब प्यारी प्यारी बातें करती है। कहकर पोस्टमैन मुस्कुराते हुए चला गया। लेकिन इसके बाद कई कई दिन इंतजार कर कर के परेशान हो जाती नूतन। छत पर बैठा बैठा कौवा भी कांव कांव बोलता रहता, पर चिट्ठी फिर भी नहीं आती। उसे कौवे पर ही गुस्सा आने लगता। कितना झूठ बोलता है ये, बिना मतलब ही छत पर आकर कांव कांव करने लगता है। विष्णु पर उसे बहुत गुस्सा आता। लेकिन फिर इसी तरह एक दिन अचानक ही पोस्टमैन चिट्ठी लेकर हाजिर हो जाता। चिल्लाकर कहता, पोस्टमैन। नूतन फिर हमेशा की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ती हुई आती। उसकी सांस जोरों से फूलने लगती। उसका गोरा सुदर चेहरा गुलाबी सा हो जाता। पोस्टमैन उसे देखकर मुस्कराता। अब वो उसे पहचानने लगा था। उसे देखते ही कहता, लो नूतन बिटिया, तुम्हारी ही चिट्ठी है। नूतन चिट्ठी लेकर खुद ही पूछती, अंकल जी, पानी पेंगे? कितनी गर्मी हो रही है, देखिए ना, आप तो पसीने से पूरे भीग गए हैं। बिटिया रानी, पिला दोगी तो पी लेंगे। पोस्टमैन हंसता हुआ कहता, अभी लाए अंकल जी, आप बैठिए। पोस्टमैन हमेशा की तरह चबूतरे पर पड़ी कुर्सी पर बैठकर सुस्ताने लगता। आज वह पानी के साथ एक बूंदी का लड्डू लाकर पोस्टमैन को देती, जिसे पोस्टमैन परम तृप्त भाव से खाकर नूतन को आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। पोस्टमैन के जाने के बाद वह अपने कमरे में आकर आराम से पत्र पढ़ती। तब कहीं जाकर उसे तसल्ली होती। विष्णु ने लिखा था, परीक्षा सिर पर है नूतन, इसलिए दिन रात पढ़ना पड़ता है। इतना समय ही नहीं मिलता कि तुम्हें पत्र लिख पाऊं, कुछ बनकर सर का नाम ऊंचा कर सकूं, बस यही बात दिन रात सोचता रहता हूँ। सर तो मुझसे बहुत अधिक उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे सोचते हैं कि मैं बीएससी में भी जिला टॉप करूंगा। कहीं उन्हें मेरे कारण शर्मिंदा न होना पड़े, इसी बात से डरता हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है। आशा है तुम भी अच्छी तरह से होगी और खूब मन लगा कर पढ़ रही होगी। बहुत प्यार के साथ, तुम्हारा ही विष्णु। परीक्षा। इतनी जल्दी 1 साल बीत गया। प्रकाश नारायण सर को जब पता चला तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन नूतन के लिए तो जैसे एक एक पल एक एक युग सा कट रहा था। न जाने कितनी रातें उसने बिना सोए ही करवटें बदल बदल कर काट दी थीं। एक दिन अचानक रोशनपुर वालों ने जो कुछ भी देखा वह किसी 8वें आश्चर्य से कम नहीं था। लोगों ने अचरज से उसे देखा और पहचाना भी। हाँ, ये तो शंकर ही था, जो कि इतने दिनों से रोशनपुर से गायब था। आज वह एकाएक रोशनपुर वापस लौट आया था।
रोशनपुर में लड़कियों के सरस्वती डिग्री कॉलेज के ठीक सामने कतार से कई एक दुकानें हैं। उन्हीं दुकानों में से एक में डॉक्टर अनूप की क्लिनिक भी है। उनके बगल में ही एक जूते चप्पलों की भी दुकान है। सामने ही चक्की है, स्पेला है, साइकिल की एक भी दुकान है। उसी डिग्री कॉलेज रोड पर आगे चलकर लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज भी है। जूते चप्पलों की दुकान के मालिक का नाम सुरेश सिंधी है। सुरेश शंकर के बचपन का दोस्त है। 8वीं तक उसके साथ ही पढ़ा भी है। इससे अधिक पढ़ने में उसका मन नहीं लगा। 2-3 साल आवारा घूमता रहा, फिर उसके बाप ने उसे ये दुकान खुलवा दी। उसी रमेश सिंधी की दुकान पर एक दिन सुबह सुबह लोगों ने शंकर को बैठे देखा। अब वो काफी तगड़ा हो गया था। एक ही साल में उसके तो बातचीत करने का तरीका ही बदल गया था। वो वहां बैठा बैठा एक अजीब सा खेल खेल रहा था। खेल भी क्या था, बस मजा लेने के लिए यूं ही राह चलते लोगों से थोड़ी सी चकलसबाजी थी। उन्हें बेवकूफ बनाना था। उसका ये खेल देख देख कर सब लोग हंसते और मजा लेते। डॉक्टर साहब भी मरीजों से फुर्सत पाकर उस खेल को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। खेल था ही इतना मजेदार और बिल्कुल मुफ्त का। कॉलेज की बालकनी में खड़ी होकर लड़कियां भी यह खेल देखती। वे धीरे धीरे मुस्कुराती या मंद मंद हंसती रहती। सड़क पर उनके दर्शनों के लिए खड़े लड़के बस उनकी इन्हीं अदाओं पर निहाल हो जाते। वे लड़कियों को देख देख कर खुश होते रहते, सीटियां बजाते, लड़कियों पर फिक्रे कसते और मजे लेते रहते। कॉलेज से आती जाती अध्यापिकाएं भी यह खेल देखकर ठिठक कर खड़ी हो जाती थीं। उनके होठों पर भी मुस्कुराहट की एक रेखा खींच जाती, और उनकी इस मुस्कुराहट को देखकर न जाने कितने लोग दिल थाम कर बैठ जाते थे। तो खेल क्या था? कुछ भी तो नहीं, बस एक फटे मनी बैग का खेल था। एक फटे मनी बैग में शंकर ने कुछ कागज के टुकड़े रख दिए थे और उसे बंद करके सड़क के बीचों बीच डाल दिया था। मनी बैग ऐसा लगता कि नोटों से खूब भरा हो, राह चलते किसी व्यक्ति का गिर गया हो। इसी खूब भरे मनी बैग पर किसी किसी राहगीर की निगाह पड़ती तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता। वह पहले तो ये जानने के लिए कि इसमें नोट ही हैं, उसके ऊपर अपना पैर रखता, फिर निश्चिंत हो जाने पर उसे धीरे से ठोकर मारकर किनारे ले जाकर उठाता। कोई तो उसे वही खोलकर देखता और कोई कोई उसे बिना देखे ही अपनी जेब में रख लेता और चलता बनता। बस तभी सब लड़के मिलकर ठठाकर हंस पड़ते थे। शंकर चिल्लाकर कहता, अरे भाई साहब, इतनी जल्दी भी क्या है? जरा रुपए तो गिन लीजिए। इन रुपयों से अपनी बीबी के लिए क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक खरीद लेना और अपने लिए भी कुछ खरीद लेना, समझे लल्लू राम जी। फिर सब लड़के ठहाका मार मार कर हंसने लगते थे। बेचारा राहगीर झेप जाता, उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता। वो समझ जाता कि यह इन्हीं आवारा लड़कों की शरारत है। ये बात समझ में आते ही वो मनी बैग वहीं फेंककर जल्दी से वहां से भाग खड़ा होता। मारे शर्म के पीछे मुड़कर भी नहीं देखता था। अगर मनी बैग कोई लड़की या औरत उठाकर अपने ब्लाउज में घोंस लेती, तब तो उन उद्यमी लड़कों को और भी मजा आ जाता था। इसी तरह से ये खेल घंटों चलता रहता था, जब तक कि सरस्वती डिग्री कॉलेज की छुट्टी नहीं हो जाती थी। कोई साइकिल से तो कोई तो स्कूटर से भी उतरकर बैग उठाने का मोह छोड़ नहीं पाता था। तो शंकर चिल्लाने लगता, अरे भाई, तुम रहने दो लाला जी, तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत रुपया है। काहे सड़क से रुपए उठा रहे हो? सड़क पर पड़े रुपए तो कम से कम हम गरीबों के लिए छोड़ दो। लाओ इधर दो मनी बैग लाला जी। किसी से कहता, अरे कैसे लालची हो यार, सड़क चलते पैसे उठाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती सेठ? घर में तिजोरियां भरी पड़ी हैं पर साले रहे भिखारी के भिखारी ही। ये सब देख देख कर कॉलेज की बालकनी में खड़ी खड़ी लड़कियां हंसती तो लड़के फिक्रे कसते, ओहो, हंसी तो फंसी, मुस्कराए तो जेब में आई। उन लफंगों ने, यह मेरी वाली और वो तुम्हारी वाली, करके लड़कियां भी छांट रखी थीं। यह अलग बात थी कि वे लड़कियां उन पर थूकना भी पसंद नहीं करती थीं।
उस दिन शंकर ने जो ये खेल शुरू किया फिर वह रुका नहीं, लगातार चलता ही रहा। कॉलेज का समय होते ही वहां लफंगों की भीड़ जमा हो जाती। वे अपनी लैलाओं के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते। फिर महीनों बीत गए, खेल लगातार चलता रहा। एक दिन कुछ यूं हुआ कि एक आदमी साइकिल पर जा रहा था कि अचानक उसकी निगाह मनीबैग पर पड़ी। उसे लगा कि किसी का नोटों से भरा मनीबैग गिर गया है, लेकिन बेचारा दुविधा में पड़ा था कि उसे उठाएं कैसे कि किसी को मालूम भी न पड़े और उसका काम भी हो जाए। उसने एक निगाह जूते की दुकान पर बैठे उन आवारा लड़कों पर डाली कि वे लोग उस तरफ देख तो नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बैग उठाते ही वे लोग उस पर अपना दावा ठोक दें। वह अकेला उनका क्या बिगाड़ लेगा। उसे लगा कि वे सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे हैं। वह बेचारा संकुचाता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। शंकर ने सब लोगों से कहा कि उस तरफ कोई भी देखे ना। देखना, ये साला अभी फिर लौट कर आएगा। शक्ल से ही बड़ा लालची मालूम पड़ रहा है। सब लोग तिरछी निगाह से उधर देखते हुए गपशप करने लगे। शंकर का कहना ठीक निकला। थोड़ा आगे जाकर वह फिर साइकिल घुमाकर वापस चला आया और जब उसने देखा कि अब कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है तो पट्टे ने ठीक बैग के पास जाकर इस तरह साइकिल रोकी कि जैसे साइकिल की चेन उतर गई हो। फिर वह लपक कर साइकिल से नीचे उतरा और बहुत ही सफाई से बैग उठाकर अपने झोले में डाल लिया। फिर वह बिना उतरी हुई चेन को ठीक करने का नाटक करने लगा। उसकी यह हाथ की सफाई देखकर सारे लड़के चकित रह गए। अरे वाह रे, क्या चालू चीज है, ये तो अपना भी उस्ताद लगता है। खैर, सब उसके क्रियाकलाप को तिरछी निगाह से देखकर मजा ले रहे थे। जब उसे विश्वास हो गया कि सड़क से रुपयों से भरा बैग उठाते हुए किसी ने उसे नहीं देखा है तो वह निश्चिंत होकर साइकिल पर बैठकर वहां से चलने लगा। ठीक उसी समय सब लड़के जोर जोर से हंसने लगे। शंकर ने उसे आवाज देकर कहा, अरे ओ साइकिल वाले राजा भैया, हमने सब देख लिया है। अकेले ही क्या सारा माल हजम कर जाओगे? हम लोग क्या उल्लू हैं जो कि इतनी देर से यहाँ बैठे अपना मनी बैग तलाश कर रहे हैं। लेकिन वह भी साला एक ही कलाकार आदमी था। पट्टा अकड़ कर बोला, सो देख लिया तो हम क्या करें, तुम्हारा बैग है क्या? सड़क पर लावारिस पड़ा था, जिसने उठा लिया, अब तो उसी का हो गया। बस बात खत्म हो गई। पर बात ऐसे कैसे खत्म हो जाती? आसपास के सब दुकानदार इस बिन पैसे के खेल का मजा ले रहे थे। मरीज न होने के कारण डॉक्टर साहब भी क्लिनिक के चबूतरे पर बैठे ये तमाशा देखकर धीरे धीरे मुस्करा रहे थे। सरस्वती डिग्री कॉलेज में भी शायद उसी समय इंटरवल हुआ था, इसलिए लड़कियां भी कॉलेज की बालकनी में झुंड की झुंड खड़ी खट्टी मीठी चटनी के साथ समोसे या पकी इमलियां स्वाद ले लेकर खा रही थीं। ये सब तमाशा देखकर वे सब भी खिलखिला कर हंस पड़ी। उन लफंगे लड़कों ने भी अपना नारा बुलंद किया, आज तो कुड़ी फंसी। शंकर उन लड़कियों को निहारता हुआ हीरो बनकर बोला, बड़े भाई साहब, इतना नाराज क्यों होते हो? 100 रुपयों से भरा बैग मिला है, कुछ रुपए तो हम लोगों को भी देते जाओ। चाहे नाश्ता ही कर लेंगे। सुबह से देवियों के दर्शनों के लिए बिना खाए पिए यहाँ जमे हैं। भूख से अंतड़ियां इठ रही हैं। पर वह आदमी सचमुच बड़ा घाघ था। सारी रकम अकेले ही डकार जाना चाहता था। वह और भी अकड़ने लगा। बोला, बैग क्या तुम्हारे बाप का है, जो मैं सबको रुपए बांटता फिरूं? अभी जाते समय मेरा ही तो गिर गया था, तभी तो उसे ढूंढता हुआ वापस आया हूँ। उसकी इस चतुराई से सारे लड़के अवाक रह गए। शंकर चिल्लाकर बोला, अरे ओ गधे के बच्चे, हमें चराने निकला है, इसमें रुपए नहीं हैं, रद्दी कागज हैं। बैग देता है या लगाऊं तेरे 2 हाथ? लेकिन वह व्यक्ति बिना कुछ कहे सुने साइकिल में बैठकर जाने लगा। तभी शंकर ने दौड़कर उसका गिरहबान पकड़ लिया। साले, बैग देता है कि नहीं? अभी अभी इंटरवल हुआ है और तू सब खेल ही बिगाड़े दे रहा है। गधे की औलाद, चल दे बैग। लेकिन उस व्यक्ति ने धक्का देकर शंकर को गिरा दिया। देहात का मजबूत आदमी था वह।
गिरकर शंकर संभला। उसे एहसास था कि कॉलेज के छज्जे पर खड़ी हुई लड़कियां भी यह सारा तमाशा देख रही हैं। उनमें उसकी वाली भी है। और यह साला बात को समझ ही नहीं रहा है। सबके सामने ही उसे धक्का दे रहा है। उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने जेब में हाथ डाला। दूसरे ही क्षण उसके हाथ में स्प्रिंगदार चाकू था। वही चाकू जो उसने कानपुर के परेड मार्केट से खरीदा था, ठीक इसी दिन के लिए। स्प्रिंग दबाते ही खटाक से चाकू खुल गया। देखते ही देखते लोगों में दहशत फैल गई। वह आदमी भी डर के मारे पीछे हटने लगा। आसपास के दुकानदारों ने भी सोचा हंसी खेल में यह क्या कांड होने जा रहा है। चाकू वाकू चल गया तो अभी हंगामा हो जाएगा। शहर भर के मवाली लड़के इस समय यहाँ मौजूद हैं। फसाद होते ही अभी लूटपाट शुरू हो जाएगी। पुलिस आएगी तो 100 तरह की बातें पूछेगी। इन लड़कों का क्या है, मारपीट करके भाग खड़े होंगे। नुकसान तो दुकानदारों का ही होगा। शंकर ने चाकू दिखाते हुए उस देहाती को ललकारा, बैग देता है कि अभी यह चाकू तेरे पेट के पार कर दूं। मुझे धक्का देता है, शंकर को। मैं तेरा बाप हूँ साले। अपनी अम्मा से जाकर पूछना। देहाती बेचारा डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसकी घिघी बंध गई। उसने कांपते हाथों से ही बैग जेब से निकालकर शंकर के हवाले कर दिया। तब तक डॉक्टर साहब भी शंकर शंकर चिल्लाते हुए क्लिनिक से नीचे उतर आए। आसपास के दुकानदार भी दौड़े। सबने मिलकर शंकर को संभाला। देहाती से कहा, जा भाई जा, जा जल्दी फूट ले यहाँ से। बेकार क्यों पिटने के लिए खड़ा है? जान प्यारी नहीं है? बेचारे देहाती के तो पहले ही होशोहवास उड़े हुए थे। मौका मिलते ही वह साइकिल पर बैठकर भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शंकर डिग्री कॉलेज की लड़कियों की तरफ तिरछी नजर से देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम लोगों ने छुड़ा लिया साले को, नहीं तो आज मेरे हाथों उसका खून हो जाता। शंकर से पंगा ले रहा था साला। दुकानदार छुने बोला, वह तो चाकू देखकर ही डर कर कांपने लगा था। तब उस बेचारे को क्या मारते, शकर भैया। डॉक्टर साहब भी बोले, अरे अब छोड़ो भी शंकर। खेल खेल में अभी न जाने क्या कांड हो जाता। गुस्सा थूक दो, बेटा खेल तो खेल ही है। खून खराबा करना क्या अच्छी बात है। फिर उन्होंने छुने से कहा, जाऊं, जाकर शंकर के लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, थोड़ा दिमाग ठंडा हो इसका। देख नहीं रहे हो कि गुस्से के मारे कैसा चेहरा लाल हो गया है। छुना कोल्ड ड्रिंक लेने भागा। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए शंकर ने कहा, चलो ये भी ठीक ही हुआ, डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने उसे बचा लिया। अगर साला मर खप जाता तो एक और परेशानी खड़ी हो जाती। उसने चाकू मोड़कर जेब में रखा और एक तिरछी सी नजर फिर से डिग्री कॉलेज की बालकनी में खड़ी लड़कियों पर डाली। बेचारी लड़कियां इस हादसे के बाद एकदम सहमी हुई सी खड़ी थीं। उन्हें शंकर का आज एक नया ही रूप देखने को मिला था। अभी तक तो वे उसे बस एक छोटा मोटा लफंगा ही समझती थी, पर ये तो छटा हुआ गुंडा है। अपने पास हमेशा चाकू रखता है। लड़कियों को दहशत में देखकर शंकर गर्व से मुस्कुराया। वो फिर जाकर सुरेश की दुकान पर बैठ गया। जेब से चारमीनार की एक सिगरेट निकाली और बड़ी अदा से धुएं के छल्ले उड़ाने लगा। वही राजकुमार के स्टाइल में जैसे कि वो कॉलेज के दिनों में उड़ाता था। कोल्ड ड्रिंक उसने आधी पीकर अपने एक चेले को पकड़ा दी थी। चेला भी निहाल हो गया। फोकट की कोल्ड ड्रिंक किसको अच्छी नहीं लगती। और फिर ये तो शंकर दादा का प्रसाद था। तो इसके बाद भी यह खेल रोज इसी तरह से चलता रहा। रोज बिना नागा के लोगों को तमाशा देखने को मिलता। यहाँ आकर इन आवारा लड़कों को एक साथ दो सुख मिलते, बिना टिकट तमाशा देखने का सुख और सरस्वती डिग्री कॉलेज की सुंदर सुंदर लड़कियां को देखने का सुख। रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स इंटर कॉलेज की लड़कियां भी छुट्टी होने के बाद इसी रोड से निकलती थीं। उस समय तो इस रोड की रौनक बहुत बढ़ जाती थी। सो कस्बे भर के सारे लोफलफंगे लड़के सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वहीं मजमा लगाए रहते थे। राह चलती लड़कियों से छेड़खानी करते।
मनीबैग वाला तमाशा देखते। इस तरह उनका समय बहुत अच्छी तरह से कट जाता था। शंकर के हाथ में जब से उन लोगों ने स्प्रिंगदार चाकू देख लिया था, उसे उन लोगों ने अपना बॉस मान लिया था। रोशनपुर में जो भी नए नए लोफर बन रहे थे, वे सब उसको दादा कहने लगे थे। कभी शंकर उन्हें सड़क पर जाता हुआ मिल जाता तो वे लोग लपक कर पूरी श्रद्धा से उसके पैर छूते। दादा प्रणाम, आज कॉलेज की तरफ नहीं आ रहे हैं? शंकर हंसकर कहता, तू चल भाई, मैं भी आता हूँ। अभी तो मैं जरा कसरत वसरत करूंगा। इतनी जल्दी पहुंचकर भी वहां क्या होगा? मजा तो इंटरवल से आता है। लड़के भी सोचते, हाँ ये भी ठीक है। शंकर दादा यदि रोज कसरत न करे तो कैसे उनका बदन इतना सुडौल रहेगा? वे क्या किसी से डरते हैं? उनकी जेब में हमेशा स्प्रिंगदार चाकू रहता है। किसी साले की क्या मजाल कि उनसे ऊंची आवाज में बात भी करे। डर के मारे लोग उनके सामने कांपते हैं। कॉलेज के जमाने के बदमाश हैं। सुना है चाकू रख कर नकल करते थे। इसी बात को लेकर कॉलेज से उनको रिस्ट्रिकेट किया गया था। 1 साल कानपुर जैसे महानगर में रहकर गुंडागर्दी की है। उनका कोई क्या खाकर मुकाबला करेगा? शंकर की सारी बुराइयां इन नए लफंगों के लिए जैसे उपाधियां बन गई थीं। उन्हें शंकर दादा को नमस्ते करते, उनके चरण स्पर्श करते, उनसे मेलजोल बढ़ाते बड़ा गर्व होता था। उन्हें महसूस होता कि इससे उनकी भी शान बढ़ती है, इससे उनका भी रुतबा ऊंचा हो जाता है। शंकर कभी भी उन लोगों से अचानक पूछ बैठता, कहाँ रहते हो भाई? चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। दादा, आपके पास वाले मोहल्ले में ही तो रहते हैं हम लोग। सुनकर उन्हें कुछ हैरत होती कि लो शंकर दादा उन्हें पहचान ही नहीं रहे हैं। वे लोग तो हमेशा उनके चरण स्पर्श करते हैं। कहाँ? गणेश प्रसाद स्ट्रीट में। शंकर अपने दिमाग पर बेवजह ही जोर डालता हुआ पूछता। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो उन्हें पहचानता न हो। ऐसा तो वह बस उन लोगों पर रौब डालने के लिए करता था। नहीं, नहीं, सुहागनगर में, दादा। कस्बे का दादा कहता, अरे वाह, तब तो तुम लोग मेरे पड़ोसी हो। तो मिले क्यों नहीं अब तक? कोई साला परेशान तो नहीं करता है तुम लोगों को? शंकर की बात सुनकर दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ी निराशा भी हुई। ऐसी बात नहीं है दादा, हम लोग तो रोज ही सुरेश सिंधी की दुकान पर आपको प्रणाम करते हैं। फिर भाई तुम लोगों ने अभी तक अपना परिचय क्यों नहीं दिया था? प्रणाम कर लेने से क्या कोई जान पहचान हो जाती है? प्रणाम तो मुझे दिन भर में सैकड़ों लोग करते हैं। इस रोशनपुर में ऐसा कौन है जो मेरी इज्जत नहीं करता है? मैं क्या सभी का हिसाब किताब रखता हूँ? पढ़ते हो तुम लोग? हाँ दादा, हाई स्कूल में हैं। ठीक है, हम प्रकाश नारायण से कह देंगे, वे तुम्हें प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिलवा देंगे। और कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मेरा नाम बता देना। कहना कि शंकर दादा के आदमी हैं। शंकर ने उन पर रौब गांठते हुए कहा, जी दादा। दोनों लड़के शंकर का आश्वासन पाकर निहाल हो गए। उन्हें रोशनपुर शहर में आवारागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया था। दोनों ने चलते समय भी झुककर बड़ी श्रद्धा से शंकर के पैर छुए। अरे जाओ, जाओ, मस्त रहो। कोई लड़की बड़की पटाए। शंकर ने दोनों के कंधे थपथपाते हुए मजाक किया। सुनकर दोनों शर्मा गए। दोनों ने जाते जाते पूछा, दादा आएंगे नहीं आज उस तरफ? शंकर को अचानक कुछ याद आया। आज तो बसंत पंचमी है। आज तो लड़कियों के कॉलेज की भी छुट्टी होगी। फिर भी उसने कंफर्म किया, क्यों भाई, तुम लोग आज स्कूल नहीं गए? क्या दिन भर यूं ही आवारागर्दी करते रहते हो? थोड़ा पढ़ लिख भी लिया करो। नहीं दादा, आज तो बसंत पंचमी की छुट्टी है। पतंगबाजी करेंगे। सभी कॉलेजों की न, डिग्री कॉलेज की भी। हाँ दादा, तो भाई आज मेरी भी छुट्टी। जब दर्शक ही नहीं होंगे तो फिर खेल का मजा भी क्या आएगा? समझे? वैसे भी मुझे आज बहुत जरूरी काम है। लड़के भी मजे लेकर शरारत से मुस्कुराए, हाँ दादा, समझ गए। चलो समझ तो गए।
शंकर ने एक आंख मारते हुए कहा। हाँ दादा, हमारे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ काम नहीं है, होगा तो जरूर बताएंगे। वैसे तुम लोग शाम को क्या करते रहते हो? कुछ खास नहीं दादा। तो फिर आज शाम को तुम लोग अपने मोहल्ले के 8-10 लड़कों को लेकर जरा मेरी तरफ आ जाना। क्यों दादा, कोई खास बात है? नहीं नहीं, तुम लोगों के मतलब का ही काम है। तुम लोगों का ही उद्धार करने का सोचा है मैंने। तो आओगे न? ठीक है दादा, ठीक 6 बजे आ जाएंगे हम लोग, अपनी पूरी कफलिया के साथ। वे दोनों लड़के शंकर को प्रणाम करके चले गए। जब छुट्टी थी तो लड़कियों के कॉलेज की तरफ जाना ही बेकार था। शंकर ने सोचा कि जब सुंदरियों के दर्शन ही नहीं होंगे तो रमेश सिंधी की दुकान पर बैठकर भी वह क्या करेगा। खेल देखने के लिए दर्शक भी तो होने चाहिए। आज तो सब लड़के भी पतंगबाजी में व्यस्त होंगे। इसलिए शंकर ने आज भवानी कूचा जाने का निश्चय किया। भवानी कूचा में आज उसको बहुत जरूरी काम था। भवानी कूचा में ही तो इस कस्बे की परम सुंदरी नूतन रहती थी। वह भी तो इन दिनों सरस्वती गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ रही थी। आज तो उसके दर्शन करने के लिए उसे उसके घर ही जाना पड़ेगा।